Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss NEET 2024 chemistry paper, right? So let's just start our discussion. Question number 1, spin only magnetic moment is same for which of the following ions? तो हमारे पास देखो दिया हुआ है Ti+3, Cr+2, Mn+2, Fe+2 and Se+3. We know spin only magnetic moment क्या होता है? Root under n into n+2, where n is basically number of unpaired electron. Formula क्या है? Mu is equals to क्या होता है? Root under n into n plus 2 and the unit is Bohr magneton. So where n is number of unpaired electron. तो आप देखिए जिन भी केसेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन केसेस में क्या होगा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग दिस. Ti+3 देखो अब Ti+3 है. Ti तो क्या होता है? 22. स्कैंडियम आफ्टर दैट व्हाट? टिटेनियम, राइट? तो क्या हो जाएगा? आर्गन तो आना ही आना है. 18 तक पहुंच गए. उसके बाद क्या होता है? 4s2 3d2 होता है. तो दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकालो आप, या फिर पूरा लिख ही देता हूं. चलो 4s2 3d2, दो इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाला आउटर मोस्ट शेल से, और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से. सो इट इज बिकमिंग व्हाट? 3d1. तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए. देन वी हैव Cr+2. क्रोमियम 24 होता है. द कॉन्फिगरेशन इज अगेन आर्गन 4s1 3d5. तो यहां पे भी आपको निकालना है. तो +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, और ये कितना हो जाएगा? 4. सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हियर इट विल बी व्हाट? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देन Mn+2, इट इज 25. आर्गन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 एंड 3d5. यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. एक एक करके ही भरता है, राइट? सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देन Fe+2 आयरन का कितना होता है? 26. सो दिस इज आर्गन. देन 4s2 एंड 3d6. तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाला. अब आपने एक इसमें पेयरिंग हो जाएगी ना 3d6 में. पहले तो पांचों ऑर्बिटल्स डी के एक एक करके भरेंगे और छठे में पेयरिंग हो जाएगी. मींस छठा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, राइट? सो इट विल लुक लाइक दिस. 1 2 3 4 5 and what? 6. So how many unpaired electrons? N is equals to 4. And then you have Sc+3. So Sc is 21. It will become argon. And 4s2 3d1 होता है स्कैंडियम का. 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये चला गया. तो इट इज बेसिकली व्हाट? आर्गन. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 0. तो कहां पे मैच कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसका किसका? देखो Cr+2 का एंड देन व्हाट? Fe+2 का. So Cr+2 and Fe+2, their number of unpaired electron is same, so their spin only magnetic moment will also what? Same. So answer क्या हो जाएगा? B and D. So option 1 will be the right answer for this question. Moving to the next question. क्या कह रहा है? The most stable carbocation among the following, right? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं. तो पहले तो हमें ऐसे देख लो, यहां पे कहीं भी रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, और हर जगह दिख रहा है कि हाइपोकंजुगेशन के बेस पे ही आंसर करना है, राइट? सो यू सी, हम नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेते हैं. जहां पे भी नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो यहां पे कितने अल्फा एच हैं? 2. और यहां पे कितने हैं? 1. तो इसके पास कितने अल्फा एच हो गए? 3. इस कार्बोकेटाइन को कवर करो. सो हियर हाउ मेनी अल्फा एच? 3 बॉन्ड तो दिख ही रहा है, तो 1 एच होगा. तो दिस इज व्हाट? 1 एच, राइट? अल्फा एच. इन दिस केस इफ यू सी, दिस इज व्हाट योर कार्बोकेटाइन. तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया. तो हाउ मेनी अल्फा एच? 5 अल्फा एच. एंड इन दिस केस यू सी दिस कार्बोकेटाइन. सो यहां पे 3, यहां पे 2 और यहां पे 2. तो 3 + 2 दैट इज व्हाट? 7 अल्फा एच. सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. देखो, the boiling point of hydrides of group 16 elements follow the following order. Okay, H2O, then H2T, then H2SE, then H2S. So you see here O, S, Se, Te, and this is what your PO. Okay, उन्होंने इसको लिया है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मली क्या होता है इन तीनों में? तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट.
H2O में वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों से ज्यादा होगा, और इन तीनों में तो सिंपल वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर कर लो, तो H2O देन H2T देन H2Se देन H2S, तो ये तो सही है. On the basis of molecular mass, H2O is expected to have lower boiling point than the outer members of the group, but due to the presence of extensive H bonding in H2O, it has higher boiling point. Yes, it is correct, right? So statement 1 and statement 2 both are true. Option number 1 will be the right answer for us. Okay. चलिए, moving to the next question. Question number 4. यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी शेप और ज्योमेट्री दी हुई है, राइट? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. NH3. अब नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट, योर पिरामिडल. सो ट्राइगोनल पिरामिडल. तो ए का क्या हो जाएगा, 1. ए का अगर 1 है ऑप्शन, तो देखो यहीं से हो गया करेक्ट. You know, sometimes if you are very much sure about A, you can move on, okay, in questions mein, so that you can save some time. All right, and time is becoming a factor. When I discussed with some students, they were saying कि सर थोड़ा सा टाइम फिजिक्स के लिए कम पड़ गया, right, like that. So you know, these questions can give you extra time for other questions, right? So option elimination वाला जो एक टेक्निक है, right, you must develop those skill set, how to eliminate options. That works and that saves time also, right, which you can devote to some other question, right? Okay, fine. Anyway, यहाँ पे तो चलो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. तो BRF5 ब्रोमीन है. अब ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 7. इसमें से तो एक लोन पेयर रहेगा और बाकी फ्लोरीन विल कनेक्ट लाइक दिस. तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. ऐसे कर लेते हैं. तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. तो BRF5 क्या हो जाएगा, B का 4, तो B4 है. XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, 2 लोन पेयर हैं Xe के पास, एक ऊपर होगा और एक आपका नीचे होगा. यहां पे फ्लोरीन 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 एंड देन व्हाट, फ्लोरीन, राइट? सो सेफ विल बिकम व्हाट, स्क्वायर प्लेनर. तो XeF4 इज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, C का 2. एंड देन SF6 ऑक्टाहेड्रल होगा, D3. S होता है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो F एंड दिस इज व्हाट, हियर F. सो इट विल बिकम व्हाट, योर ऑक्टाहेड्रल. सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, जो केवल NH3 के बेस पे भी किया जा सकता था. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी. द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम निकाल लेते हैं. 4 मोल है, तो इसमें कितने एटम होंगे, 4 Na होंगे. हर मोल में Na एटम होते हैं, राइट? 4 U ऑफ हीलियम, तो ये तो एक ही एटम हो गया, एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, तो एक एटम हो गया. 4 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम ही होता है. 4 ग्राम मतलब 1 मोल है, और 1 मोल मींस हाउ मेनी एटम्स, Na एटम्स. 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट STP. एंड डाटा देख के लग रहा है दे आर टेकिंग दिस STP एज व्हाट, the latest STP, which is where the pressure is P is equals to 1 bar and temperature is what, 0 degree Celsius. तो वहां पे तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है that is what, 22.7 होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं. सो दिस इज 2.27 डिवाइडेड बाई व्हाट, 22.7. एनीवे देखो यहां पे भी हम आंसर कर सकते हैं कि 1 होगा आंसर, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि 1 मोल से कम ही आ रहा है. सो दिस इज कमिंग बेसिकली व्हाट, यू कैन से दिस इज 0.1 मोल, और 0.1 मोल में कितने एटम होंगे, 0.1 इंटू Na. So option number 1 will be the right answer for us. Okay. Moving to the next question. I hope you are getting this. Given volume upon the molar volume at STP, that is what, 22.7. Okay. चलिए आगे चलते हैं. Question number 6 पे. Identify the correct reagent that would bring about the following transformation. यहां से यहां जाना है आपको, right? अब देखो H2OH प्लस अगर ऐड करोगे तो टर्मिनल पोजीशन पे तो OH लगेगा नहीं, टर्मिनल पोजीशन पे OH लगेगा, और हमें क्या यूज करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फर्स्ट यू डू दिस HBO, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन. सो व्हाट विल फॉर्म, कर लेते हैं. तो यहां पे क्या होगा, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन होगा वाटर का. सो दिस विल लुक लाइक दिस, CH2 देन व्हाट, CH2 एंड OH. एंड इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, you have to convert it into what, CHO. So for that you can use what, some mild oxidizing agent, right? तो mild oxidizing agent जैसे PCC हो गया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, right?
एल्कलाइन KMnO4 और H3O प्लस लोगे तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये नहीं होगा। और H2H प्लस लोगे तो टर्मिनल पोजीशन पे OH ही नहीं ऐड होगा। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कैरिड आउट एट व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ए का 2 कहां पे, यहां पे देखो फिर से बस एक देखने से बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस। आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बी का 3। आइसोबैरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, सी का 4। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज, दैट इज व्हाट, डी का 1। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन 4 है दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल इसमें से पहचानिए कौन है, और वही क्या करेगा, ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ये 3 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो इट विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी। So option 4 will be the right answer for this question. Moving to the next question, in which of the following equilibrium Kp and Kc are not equal? I hope you know what is the relationship between Kp and Kc. पहले वो देख लेते हैं। Kp is equals to क्या होता है, Kc into RT to the power डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng 0 हो जाए तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के, और अगर डेल्टा Ng 0 ना हो तो Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे। तो इनडायरेक्टली हमें यह बताना है कि किस केस में डेल्टा Ng 0 नहीं है, राइट। सो यहां पे देखो, ये गैसियस रिएक्टेंट जो है 1 है और प्रोडक्ट जो है गैसियस प्रोडक्ट 2 है, तो यहां पे डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, 1। सो दिस विल बी द आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। डेल्टा Ng यहां पे गैसियस प्रोडक्ट 2 माइनस अगेन 2, तो ये 0 हो गया डेल्टा Ng। यहां पे देखो तो 1 + 1 2 माइनस 2 0, and again 1 + 1 2 minus 2, that is again 0. So option number 1 will be the right answer. Direct formula based question tha, okay. Now moving to the next one, question number 10, match list 1 with list 2। क्वांटम नंबर के बारे में बोल रखा है, तो यहां पे शेप, साइज, ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n क्या बताता है तुम्हें, n तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, दैट गिव्स यू व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एंड ms इज व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डी का कौन सा है, डी का 2, या फिर पहले देख लेते ए का 3। तो ए का 3 कहां पे है, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। देन बी का 4, ठीक है, बी का 4 दोनों में ही है। देन सी का 1 एंड डी का 2, सी का 1 डी का 2। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यस करेक्ट, क्योंकि एनिलीन क्या करता है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो AlCl3 है, लुईस एसिड है, राइट, बेसिकली उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये, अगर यहां पे देख लो एनिलीन है NH2 एंड दिस इज व्हाट योर AlCl3, so it will react with this and then the positive charge will come on this particular nitrogen when it will form bond with aluminium, and then in that case it will become what, a strong electron withdrawing group, और strong electron withdrawing group अगर ये बन जाएगा तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, राइट। सो गैब्रियल सिंथेसिस में सिंपल है, आपको पता होगा कि यहां पे बेसिकली अगर हमें एनिलीन करना है तो एनिलीन को बनाना है तो हमें ये एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड, राइट। एंड दिस एराइल हैलाइड इज बेसिकली व्हाट, इट विल नॉट गिव यू SN2 रिएक्शन। तो अगर ये एराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो तो एनिलीन भी प्रिपेयर नहीं होएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर व्हाट, ट्रू। So option number 1 will be the right answer for this question. Intermolecular hydrogen bonding is present in orthonitrophenol. This is the right answer. Meta में नहीं होगा यहाँ पे, पैरा में, इन दोनों में इंटर ही होगा। और HF का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, राइट। दिस इज व्हाट योर HF। तो यहाँ पे क्या होता है,
So here basically what it is forming intermolecular hydrogen bonding, not intra. So this is also not an option. Option number 1 will be the right answer for question number 12. Moving to the next question, 13. On heating, some solid substances changes from solid to vapor state without passing through liquid state. The technique used for the purification of such solid substances based on the above principle is known as. Again, ask very simple question, sublimation. ये तो तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरह से. So moving to the next part. In which of the following processes entropy increases? Entropy means what? Degree of randomness, right? अब इनमें सब में देखो बेसिकली जितना गैसियस पार्टिकल्स बनेंगे एंट्रोपी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी. सो अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, डेफिनेटली एंट्रोपी विल इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी देयर. तो इसको हटा देते हैं. टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड, अगर टेम्परेचर लोअर किया है आपने तो एंट्रोपी इज गोइंग टू व्हाट? डिक्रीज. तो बी नहीं होगा, तो ये भी गया. NaCO3 सॉलिड है यहां पे, और यहां पे क्या बना रहा है वो? गैसियस पार्टिकल्स बना रहे हैं. अगेन गैसियस पार्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? सो देयर बेसिकली व्हाट? अगेन एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो सी होगा. अच्छा, सी दोनों में ही है तो जरूरत भी नहीं थी पढ़ने की, स्किप भी कर सकते थे. Cl2 इज गिविंग यू व्हाट? 2Cl गैस. तो यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे कितने पार्टिकल हो गए? गैसियस पार्टिकल 2. अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ओके, चलिए. Question number 15. Among group 16 element which does not show -2 oxidation state, right? देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होगी? -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की नहीं होगी. सबसे नीचे कौन है? इससे देखो OSSE एंड दिस इज व्हाट? PO. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था. पी ब्लॉक अगर आपने देखा होगा ग्रुप 16 में, यू नो, हैव यू सीन दिस टेबल? तो यहां पे देखो उन्होंने यहां से क्वेश्चन ये फ्रेम किया है. सो हियर इट इज व्हाट? 2 4. बाकी सब -2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, बट पोलोनियम इज नॉट शोइंग इट, राइट? थोड़ा लॉजिक से भी किया जा सकता था, नहीं? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इस तरह से भी, बट दिस वाज द क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट, फ्रॉम ऑफ एनसीईआरटी. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. क्या कह रहा है? आपके पास दिया हुआ है, कन्वर्जन दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैराड इज रिक्वायर्ड. हमें पता है, देखो 1 इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराड रिक्वायर्ड होगा. और 1 इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वी नो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट? n फैक्टर. और n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? तो बहुत सिंपल है. एक बार हमें इक्विवेलेंट आ गया तो हम जितने इक्विवेलेंट उतने ही फैराड की जरूरत पड़ेगी. अब यहां पे देखो तुम्हारे पास 1 मोल H2O है, ये H2O -2 से कहां जा रहा है? 0. तो कितने का चेंज हुआ? 2 का चेंज. और चूंकि H2O को हम देख रहे हैं तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया? तो 2 हो गया. अगर O2 के लिए हम लोग देख रहे थे तो n फैक्टर कितना हो जाता? 4 हो जाता, क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन के लिए चेंज 2 का है, तो 2 के लिए कितने का होगा? 4 का, राइट? केयरफुल रहना है. सो हियर फॉर H2O ओनली 1 O इज देयर. सो -2 से 0 जा रहा है तो n फैक्टर 2 है, और इसके पास 1 मोल है, तो 1 मोल इंटू n फैक्टर, दैट मींस व्हाट? हाउ मेनी इक्विवेलेंट? 2 इक्विवेलेंट. और अगर इसके पास 2 इक्विवेलेंट है, दैट मींस हाउ मेनी फैराड्स? 2 फैराड. तो ए का सेकंड हो जाएगा. सो ये ऑप्शंस हटा देते हैं. MnO4 माइनस से Mn+2, अगेन +7 है, +7 से कहां जा रहा है? +2. 5 का चेंज हुआ, मतलब n फैक्टर 5 है और 1 मोल है, तो इसके पास कितने इक्विवेलेंट हो गए? 5 इक्विवेलेंट. तो 5 इक्विवेलेंट मींस व्हाट? 5 फैराड. तो बी का हो गया आपका 4. So this option is also done. So option number 1 will be the right answer. बाकी भी देख लेते हैं. Ca है. अब Ca तुम्हें बनाना है from CaCl2. That means Ca+2 है and this is what Ca. हमें Ca पे फोकस करना है. इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? यहां पे 0 है. कितने का चेंज है? 2 का. एक ही C है, तो इसके लिए n फैक्टर 2 हो गया. 1.5 इंटू 2 कितने इक्विवेलेंट हो गए? 3 इक्विवेलेंट. 3 इक्विवेलेंट मींस हाउ मेनी फैराड्स? 3 फैराड्स. तो C का क्या हो गया? 1. 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3. FeO2 Fe2O3. आपके पास किसका दिया हुआ है? FeO का 1 मोल दिया हुआ है. फोकस इस पे करना है हमें, तो इसके लिए हम लोग n फैक्टर निकालते हैं. ये +2 है और ये +3 है. कितने का चेंज हुआ? 1 का. तो इसके लिए n फैक्टर 1 हो गया और मोल भी 1 है, तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 1 इक्विवेलेंट. और 1 इक्विवेलेंट मींस व्हाट? 1 फैराड. तो डी का क्या हो जाएगा? 3. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Question number 17. Arrange the following elements in increasing order of electronegativity. So
देखो ये भी अगेन लॉजिक से भी, इन केस अगर कोई कंफ्यूजन है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, यू नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये ऑप्शन चला गया। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑफकोर्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो गया। एनीवे हम ऐसे भी देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन बॉन्ड बनाता नहीं है तो उसके बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले शेयर तो करो, ठीक है। सो हियर इट इज व्हाट क्लोरीन, एंड यहीं से शुरू हो जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो हियर इट इज 4 और 0.5 बस माइनस करते चले जाओ, तो 4 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1 हो गया। एक स्टेप नीचे आओ तो ये 3 हो गया। अब यहां पे भी 0.5 माइनस करो तो ये 2.5, 2.5 से 0.4 माइनस करो तो ये 2.1 हो गया। फिर 0.3 माइनस कीजिए आप तो 1.8, एंड देन 0.3, 0.3, 0.3। यहां पे तो 0.5 करना था, यहां पे पहले 0.5, फिर 0.4, देन 0.3 एंड देन 0.3, 0.3, 0.3। तो 1.8, 1.5, 1.2 एंड 0.9। ओके, सो सबसे पहले फ्लोरीन आया, फ्लोरीन हो गया हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन 4, 3.5, देन व्हाट, नाइट्रोजन 3, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन का 1.8 है और कार्बन का क्या है, 2.5 है। तो दिस विल बी द आंसर। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। ऐसे भी देख सकते थे, नहीं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इट व्हाट डिक्रीजेस। ओके, नॉर्मली वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन का, टिन का, वो क्या होता है, सेम होता है, एंड देन पोलोनियम में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेरी फेमस एक्सेप्शन, इवन फॉर ग्रुप 13 there is a very famous exception, right? In fact, this particular exception was asked in JEE mains, right? So maybe जो लोग नीट 2025 या 2026 के लिए वीडियो देख रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने टेबल में ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दे रखी है, और नीट भी कभी कभी टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, question number 18, a compound with a molecular formula of C6H14 has 2 tertiary carbon, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन में तो एक भी नहीं है, सो ये नहीं होगा। 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन में भी अगर आप देखो तो यहां पे बस एक ही 3 डिग्री कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना लेते हैं यहां पे। सो यस, 1 and 2, दिस विल बी द राइट आंसर। ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सो ब्यूटेन पहले बना लेते हैं, एंड देन सो इट इज व्हाट 4 डिग्री। यहां पे तो 3 डिग्री है ही नहीं, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, फेलिंग सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, फेलिंग सॉल्यूशन ए की बात कर रही है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, राइट, एंड बी होता तो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रॉकले सॉल्ट। लेकिन एनीवे ए है तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू, राइट। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई R, और यहां पे जो भी रेट कांस्टेंट ले लो उसका टेम्परेचर बाद में आएगा। सो K1 का टेम्परेचर पहले आएगा, 1/T1 माइनस 1/T2, आप कोई भी ले लो रेट कांस्टेंट, फर्क नहीं पड़ता, जिसका भी रेट कांस्टेंट ऊपर ले रहे हो उसका टेम्परेचर बाद में आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालना है तो टेम्परेचर पता हो और रेट कांस्टेंट पता हो, राइट। सो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। सो द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विल बिकम व्हाट, अगर ये डाटा हो तो इजीली आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। इनफैक्ट देखो इसी पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा, प्रोबेबली दैट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 49, आई वाज गोइंग थ्रू द पेपर, राइट। अगर आप उस क्वेश्चन पे हो तो थोड़ा बहुत बैक आके भी देख सकते थे, नहीं, सेम क्वेश्चन, वहां पे उन्होंने K2, K1, T1, T2 दे रखा है और उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवाया इसी पेपर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 21,
Which plot of ln k versus 1/2 is consistent with Arrhenius equation? देखो Arrhenius equation क्या होता है? k is equals to a into e to the power minus ea by rt. दोनों तरफ ln ले लीजिए, तो ln k is equals to ln a minus ea by r into 1/t. So ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो ये y हो गया इज इक्वल्स टू c प्लस m इंटू एक्स. तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. ये ग्राफ भी इनफैक्ट बना हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में. सो अगेन आई विल कंसीडर इट एज अ सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. अब यहां से यहां गए तो कैसे बना होगा? ये देखो यहां पे क्या किया हमने, इसका ओजोनोलिसिस कर दो. नहीं तो ओजोनोलिसिस कर दोगे आप तो सिंपल ये डबल बॉन्ड हटाओ और यहां पे क्या लगाओ, ओ ओ लगाओ. सो दिस इज व्हाट ओ ओ. सो ए के केस में ओजोनोलिसिस, दैट मींस ए विल बिकम व्हाट 4. तो ए का 4 हो जाएगा. सो सेकंड ऑप्शन हटा रहा हूं और फोर्थ ऑप्शन हटा रहा हूं. नाउ यहां से तुम्हें यहां जाना है. आप ध्यान से देखो पीएच से आपने क्या है, पीएचसीओ ऐड किया है. पीएचसीओ मुझे यहां दिख रहा है PHCOCl anhydrous AlCl3, राइट. सो फ्रॉम देयर द कार्बोकेटाइन फॉर्म विद दिस, राइट, acylium ion, and then it will connect with what, the benzene ring. So for B the option number 1 will be the right answer. तो दोनों में 1 ही है, B के लिए 1 ही है, तो इसके बेस पे भी नहीं बोल सकते हैं. अब OH है और O है, राइट. 2 डिग्री अल्कोहल है, इससे कीटोन बनाया. कोई भी स्ट्रॉन्ग या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए आप. सो हियर इट विल बिकम व्हाट, CrO3. तो C का क्या हो जाएगा 2. सो एंड दिस इज व्हाट, इथाइल बेंजीन से आपने क्या बनाया, पोटेशियम बेंजोएट, राइट. तो इस केस में क्या करना है आपको, KMnO4 KOH डेल्टा. अगर इस बेंजाइलिक कार्बन के पास अगर एक H प्रेजेंट है तो नो मैटर वॉट एवर इज द this chain, or no matter how much carbon is there, the complete chain will get what, oxidized. And because the medium is basic, so it will not be benzoic acid, it will be what, the salt of benzoic acid. So D का हो जाएगा 3. Option number 3 will be the right answer. Moving to the next question. 23. The compound that will undergo SN1 reaction with the fastest rate. तो SN1 reaction में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. देख लेते हैं कार्बोकेटाइन जहां पे भी स्टेबल होगा हम बोल देंगे कि उस केस में SN1 रिएक्शन क्या है, फास्ट है. तो इस Br को हटाइए आप, तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना. इस Br को हटाओ तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना. ये तो देगा ही नहीं बिकॉज यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया. और इस Br को हटाइए आप तो यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया. नाउ दिस कार्बोकेटाइन हैज 3 अल्फा H प्लस व्हाट, द रेजोनेंस इस बेंजीन फिनाइल ग्रुप के रेजोनेंस की वजह से भी क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है. बाकी जगह तो केवल हाइपोकॉन्जुगेशन है, यहां पे हाइपोकॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस भी प्रेजेंट है. सो दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन अमंग ऑल दीज. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? देखो ये तो Zn से Zn+2 जा रहा है, Cu+2 से Cu, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा. I2 अगेन कंबाइन हो गया तो यहां पे भी होगा ही. I2 0 से +5 में जा रहा है अगर कैलकुलेट करोगे तो, और यहां पे ये +5 में है तो +5 से 0 जा रहा है, तो इट विल ऑल्सो बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. H2+Cl2 एयर ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हें पता है कि अगर एक भी अगर एलिमेंटल स्टेट में होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा. सो दिस शुड बी द आंसर. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, द ऑक्सीजन स्टेट इज रिमेनिंग सेम. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. Question number 25. Given below are two statements. Statement 1. The boiling point of 3 isomeric pentane follows the order normal pentane, isopentane and neopentane. Right? तो normal pentane ये है आपका, isopentane ये, और neopentane is what? This. So डेफिनेटली सरफेस एरिया यहां ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा. ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया उतना कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा. डेफिनेटली मास क्या होना चाहिए, सेम. देखो दो फैक्टर है, मास क्या होना चाहिए, सेम. जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं और अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, सपोज नॉर्मल ब्यूटेन की बात करूं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
इसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज पहले हम मास देखेंगे. ऑफ कोर्स मास हियर इज व्हाट, सेम, मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, देन इन दैट केस वी हैव टू जंप टू व्हाट, द सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम हो जाएगी. ब्यूटेन और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ऐसा लग रहा है, बट अगेन मास विल बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर. इनके डाटाज भी दिए हुए हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर खोलना आप, उसमें एल्केन में जब फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कस किया है, सो जस्ट गो एंड अप्लाई दिस. फर्स्ट यू पिक द मास, एंड अगर मास के बेस पे कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, देन यू लुक एट व्हाट, द ब्रांचिंग और सरफेस एरिया. एंड वो जो डाटा है उसको इजीली तुम क्या कर सकते हो, उसका एक ऑर्डर बना सकते हो. दैट विल बी क्वाइट इजी. अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन उठा के आते रखते हैं वो लोग, then you will be able to answer those questions. Moving to the, so statement 1 is correct, right? Statement 2, when branching increases, the molecule attains a shape of sphere. This results in a smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point. This is also correct. So both statement 1 and statement 2 are true. Moving to the next question, 26. देखिए, given below are two statements, both CONH3 6 and COF6 3 minus complexes are octahedral. Coordination number 6 है, तो octahedral होगा, but differ in their magnetic behavior. मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं. देखो, NH3 will act as a strong field ligand, CO+3 है, यहां भी CO+3 है, but F- will act as what, weak field ligand. पहले CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. So CO+3 is what, 27. आर्गन हो गया आपका, एंड कोबाल्ट कितना होता है, 4s2 3d7 होता है. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो और एक यहां से, 3d6 हो गया. अब 3d6 है, तो जब NH3 होगा तो उस केस में तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी. और अगर पेयरिंग हो गई, क्योंकि NH3 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग हो गई तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. अभी भी ये रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल ही, बट हियर इट विल बिकम व्हाट, डायमैग्नेटिक. बट इन केस ऑफ F माइनस, व्हाट विल हैपन, F माइनस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, because here no pairing will occur, and here it will fill like this. So how many unpaired electron, 4 unpaired electron. So this will be paramagnetic. तो COF6 paramagnetic होगा, CONH3 whole 6 CONH3 6 3 plus will be what, diamagnetic. तो यहाँ पे लिखा ही है वो, is diamagnetic, whereas COF6 3 minus is what, paramagnetic. So both statements are correct. Both statement 1 and statement 2 are true. Moving to the next question, 27. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम. ठीक है, इथेन है, तो इथेन में तो यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, सीसी के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, तो ए का कौन सा हो गया, 3. तो ए का 3, तो ये दोनों ऑप्शंस हटा देते हैं. इथीन में सी डबल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड अगेन, तो बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4. कार्बन मॉलिक्यूल आपको पता है C2 में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं. C2 and B2 are those molecules where the pi bond exists even in absence of what, sigma bond. NCERT clearly mentioned this in MOT. So C2 is basically 2 pi bond. यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूंगा आपको, C2 का मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैं बता देता हूँ. और इथाइन में क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, तो D का 1 हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. मैं C2 का दिखा देता हूं, बाकी तो इनका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, इथेन इथीन इथाइन का, राइट. C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2. देन 2s2p मिक्सिंग है, तो पहले क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई 2px. हमने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, तो पाई 2py. अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, देखो एक एक करके भरेंगे और फिर क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. नाउ यू सी, व्हेन यू विल सी द बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग क्या देखते थे, हाफ इंटू NB माइनस Na. तो ये तो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया. यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बेसिकली इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, हाफ इंटू 4 दैट इज व्हाट 2, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट विल फॉर्म व्हाट, 2 पाई बॉन्ड्स. So C2 forms 2 pi bonds, even B2 forms 1 pi bond. कर सकते हो इसको भी आप, right? So option number 3 will be the right answer. Moving to the next question. Question number 28. Henry's law constant value of 3 gases A, B, C and water are, ये Henry's law constant की value दे रखी है आपको.
रिस्पेक्टिवली द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस। एक बात बताओ, हेनरीज लॉ क्या कहता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू व्हाट? केएच ऑफ दैट गैस इनटू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट। तो यहां से देखो आप, केएच क्या हो जाएगा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन व्हाट, या ऐसे देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को ले लेते हैं, राइट? मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। हियर वाटर इज सॉल्वेंट, तो एक्वा सॉल्यूशन ले लो। सो इट विल बिकम व्हाट? पी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन व्हाट? केएच गैस। अब देखो, पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा इन वाटर, दैट मींस इट्स सॉल्युबिलिटी विल व्हाट? इंक्रीज। और अगर आप केएच को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जितना ज्यादा केएच होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इवन ग्राफिकली भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो सबसे ज्यादा केएच किसका है? 145 ए का है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे क्या होगी? कम होगी। सबसे कम केएच किसका है? बी का है, तो बी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एंड सी का ए से कम है और बी से क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन विल बी व्हाट? बी सी ए। कहीं दिख रहा है? सो सॉल्युबिलिटी केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम केएच बी के लिए है, देन सी के लिए है, और देन क्या? ए के लिए। ए के लिए सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy of an electron in the ground state n is equals to 1 for He plus ion is minus x joule. Then that for an electron in n is equals to 2 state for B 3 plus ion, right? पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वी कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का देखिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और इन दैट केस वी गेट व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब He प्लस के लिए क्या करना है हमें? N इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकालना है। इसकी एनर्जी -x जूल दे रखी है, तो -x जूल इज इक्वल्स टू व्हाट? -13.6 इंटू जेड। हीलियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो 1 स्क्वायर। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो -x इज नथिंग बट -13.6 इंटू 2 स्क्वायर। तो इसको लिख भी सकते हैं -13.6 इंटू 4, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो He प्लस के लिए हो गया। अब B3 प्लस के लिए निकाल लेते हैं। B3 प्लस में हमें क्या निकालना है? N2 के लिए निकालना है एनर्जी। और B3 प्लस के लिए Z कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, राइट? Z विल बी व्हाट? 4। सो En क्या हो जाएगा? देखिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन इज व्हाट? 2 स्क्वायर। तो ये 16/4 दैट विल बिकम व्हाट? अगेन 4 ही हो जाएगा। तो सेम ही रहेगा अगर ध्यान से देखो तो। दैट मीन्स En विल रिमेन व्हाट? -x। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 आंसर, आई मीन ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The E naught value for the Mn3 plus Mn2 plus couple is more positive than that of Cr plus 3 to Cr plus 2 or Fe plus 3 to Fe plus 2 due to the change of Mn plus 3। देख लेते हैं, Mn plus 3 से आप जा रहे हैं किसमें? Mn plus 2 में। Mn plus 3, Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगेन आर्गन होता है, 4:3d5 होता है। सो 4:2 से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d5 से, तो इट विल बिकम व्हाट? 3d4। और यहां पे देखोगे तो आर्गन 18 हो गया, 4:2 3d5, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन 4s से हटा दीजिए आप, तो 3d5। सो इट इज गोइंग फ्रॉम 3d4 टू व्हाट? d5। सो d4 टू d5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज व्हाट? मच मोर पॉजिटिव। सो d4 टू d5 कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी द आंसर। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31। The reagents which glucose does not react to give corresponding test or product, right? ठीक है, तो ग्लूकोज किसके साथ? टॉलेंस के साथ तो नहीं, सिफ्स यस, HCN नहीं, एंड NH2OH ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट नहीं करता है, तो NHCO3 सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई, दैट विल नॉट रिएक्ट विथ ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज का जब उन्होंने स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया तो वहां पे ये सब पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि वो किससे किससे रिएक्ट नहीं करता है, राइट? सो बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 32। क्या कह रहा है?
यहां पे कुछ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और यहां पे आइसोमेरिज्म दे रखा है. सो CONH3 होल 5 NO2. NO2 इज व्हाट? इट्स अ एम्बीडेंटेड लिगेंड. तो एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर है तो इट विल शो व्हाट? लिंकेज आइसोमेरिज्म. सो NO2 आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो A का क्या हो गया? 2. सो A का 2 मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो गए. CONH3 होल 5 SO4 Br. यहां पे Br अगर अंदर चला है और SO4 बाहर चला है तो दैट मींस व्हाट? यू विल गेट डिफरेंट आयंस. सो इट विल शो व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो B का क्या हो गया? 3 हो गया. यही आंसर होगा अपना. फिर भी एक बार देख लेते हैं. अब यहां पे देखो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है. सो इट विल शो व्हाट? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. आपको पता है, बस इनको क्या करो, एक्सचेंज करो लिगेंड को एंड यू कैन मेक the coordination isomers of this particular complex cation, I mean this complex, where the complex cation and complex anion both are present. And here it is what? Your solvate isomerism. So D का 1 हो गया, देखो C का 4 हो गया. So option number 1 will be the right answer. Now moving to the next one, question number 33. Arrange the following element in increasing order of first ionization enthalpy. लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है. राइट. यहां पे तो ये चेंज हो जाएगा. सो यू नो, फर्स्ट इट विल लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. लिथियम के बाद बोरॉन आएगा, देन बेरिलियम. हम कहां कहां चेंज करते हैं? 2 और 13 को चेंज करते हैं और 15 और 16 को चेंज करते हैं. राइट. ठीक है. लेकिन ये फोर्थ पीरियड तक ही होता है, फोर्थ पीरियड के बाद नहीं होता है. दिस चेंज यू नो इज विजिबल टिल फोर्थ पीरियड. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो हियर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर. 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.7 m HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted. Means what? ये of course excess में है तभी तो कुछ बच गया होगा. तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन इज सिंपल. NaOH will react with what? HCl. It will form NaCl and plus H2O, water. All right. Now you see, इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा. HCl का कितना मोल दे रखा है? तो वो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल लो. तो मोलैरिटी कितना है? 0.75 इंटू वॉल्यूम लीटर में ले लेते हैं यहां पे, या तो मिलीमोल्स निकाल के भी कर सकते हो, इस तरह से कर लो. तो ये दिस इज व्हाट द मोल्स किसके? HCl के. तो अगर HCl के इतने मोल्स है तो NaOH के भी कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? सेम. क्योंकि HCl का 1 मोल NaOH के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल से. स्टोइचियोमेट्री क्लियरली यू नो आई मीन इन्फॉर्म अस, राइट, कि 1 मोल ऑफ HCl इज रिएक्टिंग विथ व्हाट? 1 मोल ऑफ NaOH. तो अगर HCl के इतने मोल्स है तो NaOH के भी इतने ही मोल्स होंगे. और मोल से अगर मास निकालना हो तो अपन क्या करते हैं? उसको मोलर मास से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो. तो मास ऑफ NaOH which got reacted with HCl, that will be 0.75 into 25 by 1000 into what? 40. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखो ना. सो दैट मीन्स 0.75 ग्राम आ गया. अब 0.75 ग्राम रिएक्ट कर चुका है, आपके पास 1 ग्राम था, तो बचा कितना? 0.25 ग्राम. यहां पे आंसर मिलीग्राम में दे रखा है, तो 250 मिलीग्राम भी इसको कह सकते हैं. So option number 2 will be the right answer. Moving to the next question, question number 35. Okay, for the reaction 2A gives you B plus C, that is in equilibrium with B plus C. Kc की वैल्यू दे रखी है. At a given time the composition of reaction mixture दे रखा है आपको. तो आप क्या करो? QC निकाल लेते हैं. एक्सप्रेशन तो QC और KC का सेम ही होता है. द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? KC में जब हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं दैट इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन एट व्हाट? इक्विलिब्रियम. QC में हम किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं. So QC will become what? The concentration of B, concentration of C upon concentration of A square. मैं फिर से कह रहा हूं, जो QC का एक्सप्रेशन है वही KC का एक्सप्रेशन है, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. द डिफरेंस इज जब KC का एक्सप्रेशन ये लिखेंगे तो वहां पे हम B का जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. बट हियर दिस व्हाट? द कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने दे रखा है. तो B का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 2, सबका सेम ही है ना. 2 into 10⁻³ into 2 into 10⁻³ अपॉन 2 into 10⁻³ का स्क्वायर. ये 1 हो जाएगा नहीं. सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट? 1. तो QC 1 हो गया. एंड व्हाट इज KC? 4 into 10⁻³. सो क्लियरली इट इज विजिबल दैट QC इज ग्रेटर देन व्हाट? KC. और अगर QC KC से बड़ा हो तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? बैकवर्ड जाता है. सो द रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन व्हाट? बैकवर्ड डायरेक्शन.
सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलो सेक्शन बी में चलते हैं. सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, given below are certain cations using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group number from 0 to 6. Systematic qualitative analysis, right? That was the part of syllabus, right? So important question. और अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो probably you missed this question, but this is somewhere given. I will show you the screenshot also, right? But let's first discuss it. Mg+2 क्या होता है? This is what group 6 होता है. Okay. Then what? Mg के नीचे कौन कौन है? Ca+2, Sr+2. दिस इज व्हाट ग्रुप 5 है ये. तो सबसे पहले तो E आने वाला है, E के बाद C आने वाला है. यहीं से मतलब सबसे लास्ट में, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो इंक्रीजिंग ग्रुप के ऑर्डर में बोल रहा है. तो यहीं से ऑप्शन तो क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया करेक्ट आंसर, राइट. अब यहां पे देख लो, बेसिकली CO+2 ये ग्रुप 4 होता है. ग्रुप 4 में टोटल 4 आयंस हैं. कौन कौन से याद करने का अगर थोड़ा देखो, मैं तरीका बताता हूं. ये ग्रुप 4 नहीं लिख रहा हूं अभी मैं. Cr+3, देन व्हाट? Mn+2, देन Fe+3, देन CO+2, देन Ni+2, देन Cu+2, एंड देन व्हाट? Zn+2. ओके. Cr+3, Fe+3 with Al+3. इट इज बेसिकली व्हाट? ग्रुप 3. ग्रुप 3 में 3 और तीनों पे चार्ज क्या है? +3 +3 +3. ग्रुप 4 में तुम्हारे पास क्या है? देखो, Mn+2, CO+2, Ni+2 एंड व्हाट? Sorry, not Cu+2. Mn+2, CO+2, Ni+2 एंड Zn+2, राइट? दे आर द पार्ट ऑफ ग्रुप 4 cations. So ये ग्रुप 4 है. और Al3+, Cr+3 and Fe+3, they are what? Group 3. So and Cu+2 is what? Group 2. ग्रुप 2 में भी फर्दर अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो ये 2A होता है. सो सबसे पीछे कौन आ रहा है? B आ रहा है, ग्रुप 2A. देन कौन आ रहा है? B के बाद 3 में Al3+, तो B के बाद A आ रहा है. B गया, A गया. आफ्टर दैट ग्रुप 4 में CO+2 आ रहा है आपका. देन इट इज व्हाट? C आ रहा है, एंड देन इट इज व्हाट? E आ रहा है. सो देखो, ये तो प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं. वेयर इट इज गिवन, लेट्स सी. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. यहां पे देखो आप, एक टेबल बना हुआ है जिसमें ग्रुप 6 में Mg+2 है, ग्रुप 5 में Ba+2, Sr+2, Ca+2, ग्रुप 4 में CO+2, Ni+2, Mn+2, Zn+2, राइट. एंड ग्रुप 3 में Al+3, Fe+3 एंड Cr+3 भी है. ग्रुप 2 में भी फर्दर 2A 2B में क्लासिफिकेशन होता है. Cu+2 इज व्हाट इन ग्रुप 2A. सो फ्रॉम देयर यू कैन डू दिस क्वेश्चन. थोड़ा बहुत अगर आइडिया होता कि अच्छा Mg+2 का अगर थोड़ा आइडिया होता और Ba+2 का, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. The product A and B obtained in the following reaction respectively are ROH का PCl3 के साथ रिएक्शन कराओ और ROH का PCl5 के साथ. Now these two reactions are again given in what? Haloalkanes, halogens. Even these reactions are given in P block also, right? उन्होंने कहाँ से पूछा कह नहीं सकता, मुझे लगता है कि haloalkane से पूछा है, right? So let's see. ROH है. अब ROH और 3 ROH हैं, ऐसे करके याद भी रख सकते हो आप. And here it is what? PCl3 है. So PCl3 क्या करना है? इनको आप कंबाइन कर लो. So it will become what? H3PO3, H3PO3 and then it is what? 3RCl. तो 3RCl, तो A क्या हो गया आपका? H3PO3 हो गया. तो AH3PO3 ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ. तो यही आंसर है. दूसरा भी देख लेते हैं, ROH PCl5. अब ROH और PCl5 का आप इस तरह से याद रख सकते हो, PCl, Cl, Cl, दिस इज व्हाट Cl एंड दिस इज व्हाट Cl. तो एक RCl बन गया, एक HCl बन गया, और यहां पे क्या बन जाएगा? POCl3. तो RCl HCl दिया हुआ है, POCl3. सो द ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. So this is what the question you see. ROH PX3 के साथ दिया हुआ है. यहां से इन्होंने 2 रिएक्शंस उठाए और उसके बेस पे एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर दिया. Now, mass in gram of copper deposited by passing this much ampere current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 सेकेंड. तो कॉपर सल्फेट है, उससे आपको कॉपर डिपॉजिट करना है, राइट?
तो कॉपर यहाँ पे +2 है एंड दिस इज व्हाट 0, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो गया 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट द मोलर मास दे रखा है 63 अपॉन व्हाट n फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन क्या होता है n फैक्टर, तो दिस विल व्हाट 63/2। अब तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा लीजिए, तो m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। z कितना है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 96487 यहां पे दे रखा है उन्होंने 1 फैराड, तो इट विल बी 63/2 अपॉन 96487 इनटू, और i को भी देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो 9.6487 ये i हो गया, और इनटू टाइम सेकंड में लेना है अपने को, इन्होंने सेकंड में ही दे रखा है इनटू 100, तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से ये 4 जीरो नीचे आ गया, ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो चला गया, और 63/2 कितना हो जाएगा 31.5, नहीं तो 31.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज व्हाट 0.315 ग्राम। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, उसका जो स्लोप दे रखा है वो 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स दे रखा है, द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज व्हाट पाई इज इक्वल टू होता है CRT, इसको अपनी तरफ से एक जीरो में ऐड कर दे रहा हूं, तो अगर y एक्सिस पे पाई ले लो आप, तो इट विल बिकम व्हाट mx प्लस c, जहां पे x क्या है हमने ले रखा है कॉन्सेंट्रेशन ना, x मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, तो RT क्या हो जाएगा तुम्हारा स्लोप हो जाएगा, और स्लोप इज बेसिकली गिवन, तो RT इज द स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप इज बेसिकली व्हाट RT, राइट। यूनिट भी देख लो ना, यूनिट अगर देखोगे तो R का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट हो जाएगा, यहां पे उन्होंने किस में लिया है बार में ही ले लेते हैं, तो R का यूनिट हो जाएगा बार डॉट लीटर अपॉन मोल डॉट कैल्विन, और T का यूनिट क्या हो जाएगा कैल्विन, तो RT का यूनिट क्या हो जाएगा बार डॉट लीटर मोल इनवर्स, राइट। तो यूनिट ठीक है, हमने देख लिया, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, आई होप यू आर गेटिंग दिस, अब तो बहुत सिंपल हो गया। RT को हमें इसके इक्वल कर देना है, वहां से T निकाल लेंगे, तो RT कितना दे रखा है देखिए 25.73, एंड वो तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो किस में मिलेगा कैल्विन में मिलने वाला है, राइट। सो T विल बी व्हाट, इसको यूनिट लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं चलो, लीटर बार अपॉन व्हाट मोल, तो यहां से T आ गया, T कितना आ गया 25.73 अपॉन बार में लेना है अपने को, तो ये है लीटर बार अपॉन मोल, और बार में होता है 0.083, यहां उन्होंने दे रखा है 0.083, दैट इज व्हाट बार डॉट लीटर अपॉन मोल डॉट कैल्विन। यूनिट देखो बार लीटर कैंसिल आउट, मोल मोल कैंसिल आउट, कैल्विन ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट 25.73 अपॉन 0.083 कैल्विन आ गया। मैं इसको क्या कर रहा हूं 8.3 लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 100, और 100 को ऊपर ले जाओ, राइट। सो इट विल बिकम व्हाट 25.73 डिवाइडेड बाय 8.3 इनटू क्या हो गया 100 हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो वैल्यू है ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 300 से ऊपर ही आएगा, 300 से ऊपर अगर कैल्विन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से 3.1 के आसपास आएगा, देख लो 8 3 24.9, हाँ 3.1 के आसपास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 310 कैल्विन। अब 310 कैल्विन है तो कितना, यहां पे कैल्विन में नहीं डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ना, सो 37 डिग्री सेल्सियस, सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, CH2CH2I NaCN है, SN2 रिएक्शन अटैक करेगा, I निकाल देगा, तो क्या बना देगा CH3 CH2 CH2 एंड देन इट इज व्हाट CN, ठीक है CN। अब क्या किया आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो RCN का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगा तो एसिड बन जाएगा, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा अमाइड बनेगा, तो यहां से अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो ये क्या करेगा
CH3 CH2 CH2 एंड दिस विल बिकम व्हाट, C डबल बॉन्ड O NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन इसका क्या करना है हमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, सो इसका हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, इसको हटाइए तो इट विल बिकम व्हाट, CH3 CH2 CH2 NH2, दैट इज व्हाट, प्रोपेनामीन या प्रोपाइलमीन बोल दो. सो प्रोपेन 1 अमीन बोल दो या प्रोपाइलमीन. तो ये तो नहीं होगा. So this will be the answer. Option number 1 will be the right answer for this question. Moving to the next one, question number 41. Identify the correct answer. The three resonating structure can be drawn for ozone. नहीं, ozone का दो structure होता है, P block में बना भी रखा है. So ये तो गलत है. Even bonding में भी मेरे ख्याल से बना रखा है उन्होंने, right? So this is wrong. BF3 has a non-zero dipole moment. BF3 trigonal planar है, तो net dipole moment क्या होगा, जीरो होगा. ये भी गलत है. डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3. एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, राइट, केमिकल बॉन्डिंग में. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो ऑर्बिटल डाइपोल होता है वो बॉन्ड डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, इसलिए NH3 इज ग्रेटर देन व्हाट, NF3. तो एक ही ऑप्शन बचा फोर्थ. 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-. तो देखो ना, दिस इज व्हाट कार्बोनेट आयन है. सो एक बार यहां ले जाओ तो इट विल फॉर्म व्हाट, O minus double bond O, and this is what double bond O, and then इसको यहाँ ले आइए, so it will form what, C double bond O, and this is what, O minus. So how many canonical forms? 3. So the option number 4 will be the right answer for this question. Moving to the next one, question number 42. Given below are two statements, CONH3 plus is a homoleptic complex. ये सही है, homoleptic complex है, क्योंकि यहाँ पे सब सारे के सारे लिगेंड क्या है, सेम है. Where CONH3 whole 4 Cl2 is a heteroleptic complex. At least दो different ligand है, तो ये सही है. Statement 1 is true. Statement 2 देखते हैं. CONH3 has only one kind of ligand, but CONH3 whole 4 Cl2 has more than one kind of ligand. ठीक है, तो ये भी सही है. मतलब both statement 1 and statement 2 are true. Simple question. Now moving to the next one, 43. For the given reaction, KMnO4H+ का आपको मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है. देखो सिंपल है, यहां पे देखो RC डबल बॉन्ड C एंड दिस इज व्हाट H ले लेते हैं, यहां पे R ले ले रहे हैं, यहां पे R' डबल डैश ले लो, एंड दिस इज KMnO4 और H+ है. जैसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टाइप होता है ना, वैसा ही कुछ कर दो. पहले तो क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो आप, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ये H है, यहां पे भी डबल बॉन्ड O लगा दो, राइट, R' डबल डैश. अब इस कार्बन पे कोई H तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो कीटोन कीटोन के फॉर्म में ही रह जाएगा. यहां पे एक H प्रेजेंट है, तो इसमें एक ऑक्सीजन भी इंसर्ट कर दो, तो दिस विल बिकम व्हाट, एसिड. दैट इज व्हाट द आइडिया टू डू सच क्वेश्चंस. अगर यहां पे एक और H होगा तो एक और O इंसर्ट होगा, जब जहां से वाटर और CO2 निकल जाएगा. ऐसे रिएक्शंस अगर देखो हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, आप जाके देखना इसमें KMnO4 का, जहां पे ओजोनोलिसिस है ना, उसके ठीक ऊपर 2-3 रिएक्शंस दिए हुए हैं इसी के प्रेजेंस में. अगर इतनी बात समझ में आती है तो ये तो हो जाएगा. पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन. तो ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट H. इसको थोड़ा बड़ा लिख लो, H, और यहां पे क्या बन जाएगा, सेम ही बन रहा है ना, देखो, दिस इज C डब नो 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 एक और कार्बन ऐड करेंगे, C, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट H. और यहां रुकेंगे नहीं ना, एक और ऑक्सीजन लगा देंगे, एक और ऑक्सीजन यहां पे लगा देंगे, इस कार्बन से अगर H कनेक्टेड है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा. दिस इज व्हाट, दिस पर्टिकुलर, राइट, इस साइक्लोहेक्साइल ग्रुप के साथ COH लगा हुआ है. तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44. द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स आयंस व्हिच आर डायमैग्नेटिक. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे याद रखना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है इफ़ यू फॉलो दिस वे. जैसे पहले तो एलिमेंट का नाम तो याद होना चाहिए, ये इतना आसान नहीं कहूँगा मैं. सो इसको लिख लिया हमने. इसके बाद
तो इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है। लड़कों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगा, अब तमाशा ये लो। एनीवे यू हैव टू रिमेंबर, ऐसे ट्रिक तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, जस्ट गूगल इट, राइट, बट इंपॉर्टेंट, राइट, यू मस्ट रिमेंबर। इवन एक्टिनॉइड्स भी याद रखो, कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, नीट में तो क्वेश्चंस आते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो, लैंथेनम इज व्हाट 57 है ये, है ना, और जो लैंथेनॉइड्स हैं वो 58 है, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड दिस इज व्हाट 71। तो इससे पहले जो आया होगा 56, यहां पे जेनन तो सब में ही होगा, देखो 54 तक तो सब में ही होगा, दिस इज इंक्लूडेड इन एवरीवन, राइट। देन इट इज व्हाट 6s2, 56 हो गया, तो यहां पे 2 लिख दो, 2 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 सब में 56। अब देखो 6s के बाद ये तो 2 ही है, 6s के बाद क्या आता है, 5d आता है एंड देन 4f आता है। अब यहां से देखो लैंथेनम में 54 तो 56 पे पहुंच गया, हमें 57 तक आना है, तो मतलब 5d क्या हो जाएगा 1। सीरियम में 5d 1 रहेगा और 4f भी क्या रहेगा 1, राइट। यहां से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना है, सीरियम के बाद जब पीआर में आओगे प्रेसियोडियम, इन दैट केस दिस डी विल डिसअपियर। जब तुम एक्टिनॉइड्स में देखोगे यही डी डिसअपियर होता है ऑन प्लूटोनियम, प्लूटोनियम पे, राइट, ऐसे याद रख सकते हो, प्लूटोनियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स नॉट अ प्लैनेट, राइट, सिंस 2006, तो प्लूटोनियम से डी गया, ऐसे करके याद रख सकते हो। और डी एक बार गया तो फिर तो बहुत आसान है, बस ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि यहां से डी चला गया, मतलब डी 0 आ गया। अब डी बीच में कहीं कहीं आएगा, लेकिन वो जहां आएगा वो हम लॉजिकली भी लिख सकते हैं। तो डी चला गया, अब डी गया, अगर डी रहता तो यहां पे 2 होता, लेकिन चूंकि डी चला गया तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तभी तो 54 + 2 56 + 3 59, उसके बाद 0 4 60, 0 5 61, 0 6 62, 0 7 4f7, हाफ फील्ड आ गया ना, इसकी स्टेबिलिटी होती है, तो यहां पे फिर से डी एपियर हो जाएगा 7, राइट। अब क्या करेंगे, यहां पे अब 8 करोगे तो हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी तो गई, तो वो फिर से डी यहां से गायब हो जाएगा, और ये 8 होना चाहिए था 1 8, बट इट विल बिकम व्हाट 0 9, फिर 0 10, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14 एंड देन इट इज व्हाट 1 14। अब तो कर सकते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है C+4, सीरियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 यहां से, 4 गए, तो इट विल बिकम व्हाट 54, और 54 अगर बन गया तो जेनरल मतलब इट विल बी डायमैग्नेटिक। अब YB+2, YB कहां पे है देखो, वेयर इज YB, YB इज हियर। अब YB+2 है तो 6s2 से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो यहां पे क्या बचा जेनन 54 एंड देन व्हाट 4f14, तो जेनन 54 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहां पे भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड हैं, तो आंसर तो अपना फर्स्ट ही होने वाला है, हम बाकी भी देख लेते हैं। C+3 है, अब +4 अगर डायमैग्नेटिक था, +3 में तो एक रह ही जाएगा ना, राइट, तो ये तो नहीं होगा। और EU+2, EU कहां पे, यहां पे, यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, सो दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। GD+3, GD में देखो अगर तुमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले फिर भी क्या है यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये नहीं होगा। EU+3 तो हमने देख ही लिया था, 7 की जगह 6 हो जाएगा, और क्या होगा, राइट, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने पे। PM कहां पे है देखो, PM यहां पे है, PM3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, तो ये नहीं होगा। और SM3+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएंगे, सो अगेन ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द right answer for this question. That will be, both will be what, diamagnetic. Moving to the next question, 45th question. Consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium with concentration. Okay, ये concentration equilibrium पे दिया, मतलब these are the concentration at equilibrium and this is what the reaction. ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अब इसी रिएक्शन के लिए बोल रहा है जब अगर NO तुम इंट्रोड्यूस करो तो what will be the degree of dissociation of NO. तो पहले क्या करते हैं, इसका Kc निकाल लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द Kc, दैट Kc इज नॉट गोइंग टू चेंज इफ यू डोंट चेंज द टेम्परेचर, राइट, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से Kc नहीं चेंज होगा, वो रिएक्शन अपने आप को फिर से रीएडजस्ट करेगा टू अचीव व्हाट द सेम Kc, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो पहले हम लोग Kc निकाल लेते हैं इसके लिए। Kc क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विच इज गिवन, कितना दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, 3 × 10⁻³ सो दिस इज 3 × 10⁻³ concentration of N2 into concentration of O2. What is concentration of O2? 4.2
इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, तो ये वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू 2.8 इंटू 10⁻³। तो यहां से ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो दिस विल बिकम व्हाट, ये देख लो, ये तो 12 और 12.6 हो गया ना। सो दिस इज व्हाट 12.6, हाँ 12.6 हो गया ये। एंड दिस वन 2.8 इंटू 2.8, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, राइट। सो दिस इज व्हाट 7.84, ये केसी आ गया है। नाउ क्या बोल रहा है वो, इफ 0.1 मोल ऑफ दिस इज इंट्रोड्यूस्ड, फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं, 2NO गैस गिविंग यू व्हाट N2 गैस प्लस व्हाट O2 गैस। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.1 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। एक चीज ध्यान रखना, इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा 1, और इसका भी 1 बनेगा, और जो काम हम मोल्स पे कर सकते हैं वही काम कॉन्सेंट्रेशन पे भी। तो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा कर दिया, मतलब 0.1 में से 0.1 अल्फा हमने क्या कर दिया है, डिसोसिएट कर दिया है। तो इसके अगर 2 से 1 बन रहा है तो 0.1 अल्फा से इसका कितना बनेगा 0.1 अल्फा बाई 2, और इसका कितना बनेगा 0.1 अल्फा बाई 2। अब केसी के एक्सप्रेशन में देखो, रख दो, तो केसी के एक्सप्रेशन में रखोगे तो N2 इंटू O2, N2 का कॉन्सेंट्रेशन O2 का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम व्हाट 0.1 अल्फा बाई 2 इंटू 0.1 अल्फा, सॉरी अल्फा बाई 2, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, और इसी का स्क्वायर करना है ना अपने को, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। यहां से एक चीज तो देखो, 0.1 कैंसिल आउट, 0.1 कैंसिल आउट, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बिकम व्हाट अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम व्हाट, यहां से देखिए, सो इट विल बी 12.6, इसको ऐसे ही रहने दो, 2.8 का स्क्वायर ही रहने दो, अभी बताता हूं ऐसा क्यों किया। इस 4 को इधर ले जाते हैं, राइट, इंटू 4 कर दीजिए। अब क्या करो ना, इसको इस रूट कर लो, उधर रूट ले लो, अल्फा तो नेगेटिव आने वाला नहीं है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट, दैट विल बिकम व्हाट, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, राइट। सो क्योंकि अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा, अल्फा 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव, और स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही होगा। सो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर रूट कर दो 12.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई वॉट 2.8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.6 का रूट कितना आ जाएगा 126। 12.6 का रूट कितना आ जाएगा 126, 1.1 के आसपास, नहीं 1.15, नहीं 1.12 के आसपास होगा, 1.12 के आसपास ले लो, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज काफी दूर दूर हैं, राइट। 1.1 भी ले लोगे तो चलेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन 2.8 हो गया। सो दिस वैल्यू इज व्हाट, ये हो गया 2.2 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये 22/28 हो गया, तो ये कुछ 0.7 के आसपास आ रहा है। एक ही ऑप्शन हमारे पास, बाकी सब तो ऑप्शन बहुत छोटे हैं, तो ऑप्शन 4 ही आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो अगर वैल्यूज में इतना ज्यादा है। अगर हाँ ऐसी कोई वैल्यूज आती तो फिर देखते हैं, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि दिस वैल्यू इज मच मच ग्रेटर, तो एक वो तीनों ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, बट दिस इज व्हाट द प्रोसीजर, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 46. A compound X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मान लो 100 ग्राम है उस कंपाउंड के, तो X कितना हो जाएगा 32, Y नहीं X तो वो मॉलिक्यूल है, सॉरी। A देख लेते हैं, A का 32 ग्राम है और B का कितना है, पहले लिख ही लेते हैं इसको 20, और C रिमेनिंग है, मतलब 48 हो जाएगा, नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसी को किससे डिवाइड कर दीजिए,
एटॉमिक मास से, तो एक एटॉमिक मास दिया हुआ है तो 32/64 दैट इज व्हाट 0.5। फिर बी का भी दिया हुआ है 20/40 दैट इज अगेन व्हाट 0.5, और सी का दिया हुआ है 48/32 दैट इज व्हाट 1.5। अब जो सबसे छोटी वैल्यू सबको डिवाइड कर दो सिंपल रेशियो में निकालने के लिए। तो सिंपल रेशियो अगर निकालना है आपको तो आप क्या करो, 0.5 को 0.5 से डिवाइड कर दो तो ये तो 1 आ गया, 0.5 को 0.5 से डिवाइड कर दो ये 1 आ गया, और 1.5 को 0.5 से डिवाइड कर दो ये 3 आ गया। सो द empirical formula will become what A1 B1 C3 ABC3. So option number 2 will be the right answer for this question. चलिए moving to the next question, question number 47. The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas, reversible isothermal expansion हो रहा है, expansion हो रहा है, और 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere, right? देखो अगर एक्सपेंशन हो है तो वर्क डन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हटा सकते हो, ये भी चला गया, जीरो नहीं होगा यहाँ पे। सो आंसर तो सेकेंड ही होगा, एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, बट एक बार सॉल्व भी हम लोग कर लेते हैं। W है आपके पास, क्या होता है फॉर्मूला, -2.303 इंटू एन की वैल्यू रख देता हूं मैं 1, आर हमें कैलोरी में लेना है तो 2 ले लो, इंटू टी टेम्परेचर कैल्विन में लेना है 298 हो गया 298, एंड इनटू यहां पे लॉग, क्योंकि 2.303 ले लिया ना, तो लॉग क्या होता है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है, या फिर P इनिशियल अपॉन P फाइनल कर लो, वो एक ही बात है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो P1 B1 इज इक्वल्स टू P2 V2, मतलब PI VI इज इक्वल्स टू PF VF। फॉर्मूले में तुमने पढ़ा होगा VF/VI, तो PI VI इज इक्वल्स टू PF VF, ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा आई एम श्योर। तो VF/VI को PI/PF रख सकते हैं, बस हो गया। -2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू लॉग, P इनिशियल कितना है तो 20 एटमॉस्फेयर है, और फाइनल प्रेशर कितना है 10 है, तो log 2 हो गया। अब देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है, log 2 पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दिस वैल्यू इज व्हाट नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन की जरूरत थी, डायरेक्टली देख के भी इसको किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 48. During the preparation of more salt solution ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2 plus ion, right? So it is dilute sulfuric acid. देखो dilute sulfuric acid अगर नहीं डालोगे तो basically जब preparation करते हैं तो हम yellow color आ जाता है because of the formation of Fe+3. So just to prevent that the formation of Fe+3, we basically use what? Dilute sulfuric acid, right? From where this question came? So you see this was from NCERT, not from the textbook part, but अगर unit 9 देखोगे, so just Google it out, preparation of inorganic compound, and there this statement is written. If you see clearly, what is written here, you see in water 2-3 ml dilute sulfuric acid is added to prevent hydrolysis of these salts, right? So from there they pick this question. Moving to the next one, question number 49. The rate of a reaction quadruples when temperature changes from 27 degree Celsius. तो T अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, which is nothing but 300 Kelvin, तो यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट मान लो K है, तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो गया होगा, तो T अगर 57 डिग्री सेल्सियस है तो 30 बढ़ गया, तो इधर भी 30 बढ़ जाएगा, तो 330 Kelvin, तो ये कितना हो गया 4K हो गया। Now I was talking about this question only, right? वहां पे ये देखा था हमने एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कौन कौन सा डाटा होना चाहिए, एंड दिस इज द क्वेश्चन। सो अगेन वैसे आपने आई एम श्योर आपने कर दिया होगा वो क्वेश्चन भी। सो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ही ले लेते हैं, लॉग K2, अगर K2 ले रहे हैं तो टेम्परेचर बाद में ले लेंगे, तो लॉग K2 4K बाई K, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R की वैल्यू नहीं दे रखी है, अच्छा 8.314, तो ये जूल में आ रहा है 8.314 इंटू 1/T1, तो इसके लिए T1 जो था वो पहले आएगा, तो 1/300 माइनस 1/330, ओके। सो दिस के कैंसिल आउट, लॉग 4 की वैल्यू 0.6 दे रखी है, तो इसको मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं, अब देखो ध्यान से, इधर EA रखता हूं मैं, नहीं यहां पे ये 0.6 आ गया, 0.6 से ये वाला पोर्शन क्या हो गया
2.303 इंटू 8.314, एंड इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 300 इंटू 330 और 330 माइनस 330 आ जाएगा, तो 300 इंटू 330 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 30 आ गया. ओके, नाउ 30 से ये कैंसिल आउट कर दें, ये 11 टाइम्स, तो ये कितना बन गया आप देखिए 0.6 इंटू, इसको मैं 2.3 ही ले रहा हूं 03 को, काफी वेरिएशन है आंसर में तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इंटू 8.314 को फिर से मैं 8.3 ले रहा हूं और यहां पे 300 है एंड दिस इज व्हाट 11 है. अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो आसान है. 2.3 इंटू 6 तो 1.38 आ गया. दिस इज 1.38 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 11. 1.38 को 4/3 लिखा जा सकता है, नहीं 4/3 1.33 होता है ना, तो 4/3 इंटू 8.3 इंटू 300 और इंटू वॉट 11, ये तो 100 हो गया, 100 को रहने दो, और ये कितना टाइम्स हो गया 44 इंटू 8.3 कर दो, तो 44 इंटू 8.3, अगर ये 10 रहता तो 440 हो जाता. ठीक है, अब 8.3 है तो थोड़ा सा उससे क्या होगा कम होगा, और इंटू 100 है ही है, तो अगर मान लो 10 भी रहता ये तो ये कितना हो जाता 44,000, और किलोजूल में लेते तो 44 किलोजूल. 44 किलोजूल से कुछ कम आएगा और वो एक ही वैल्यू है, दैट इज व्हाट 38. तो वैसे कर लोगे कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपको, बट यू नो if you are appearing or if you are planning to appear in 2025 or 26, right, you should work on this, right. Most of the time it works. जैसे अभी हमने वर्क डन वाला क्वेश्चन किया था, राइट. अगर आपको थोड़ा सा पता है then easily you can do the question, you can solve the क्वेश्चन आप प्रॉपर कैलकुलेशन से करो तब भी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व तो दोनों केस में हो जाएगा, बट द पॉइंट इज व्हाट हियर यू आर सेविंग टाइम, विच टाइम यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स ऑल्सो, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. पेपर तो ईजी आता है, अगर मैं 3 घंटे की जगह 3 दिन दे दूं तो probably 1,000 students will cross this 700 marks, right. So again the time is an important factor. Major product A and B formed in the following reaction sequence. अब OH PBr3 है तो OH की जगह क्या लग जाएगा Br लग जाएगा, तो ये ऑप्शन ये तो हटाओ, और देन एल्कोहलिक KOH है तो यहां पे आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट CH3, यहाँ पे एक Hb होगा, वो अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो एल्कीन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर अल्फा H, सो दिस विल बी द एल्कीन, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. So this was the solution of NEET chemistry paper 2024, right. The paper in my view was not difficult, I will call it easy. अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए, और स्पेशली वो जो टॉपिक्स हैं जो इन चारों बुक्स में प्रेजेंट नहीं है, जैसे सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ लाइक सॉल्ट्स लाइक मोर सॉल्ट हो गया, उसके बाद और भी दो पीडीएफ हैं, जैसे एक बायोमोलिक्यूल्स में टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, मॉलिस टेस्ट के बारे में दे रखा है, सेलिवनॉफ टेस्ट के बारे में दे रखा है, आपको पढ़ना चाहिए, उसको क्वेश्चन आ सकता है. देन मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिक में टेस्ट हैं उस पर भी एक पीडीएफ है उनका, राइट. सो इन पीडीएफ्स को भी आप जरूर पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं इनसे भी, और 1-2 क्वेश्चन मैटर कर जाता है नीट में if you are targeting a very good college like AIIMS Delhi, right. So I hope you've found this particular discussion useful. Thank you so much for watching this. Have a good day.